नमस्ते। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की गहराइयों में उतरेंगे। ये वो किताब है जो कहती है कि पैसे का खेल दिमाग से ज्यादा ना बर्ताव का है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी किताब के इर्द गिर्द घूमते हैं और हमारा मिशन है इसमें छिपे कुछ सबसे जरूरी सबक निकालना, कभी कभी तो चौंकाने वाले भी। बिल्कुल, किताब का सार आप कह सकते हैं यही है कि पैसे के मामले में आप कितने स्मार्ट हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका व्यवहार कैसा है। हाँ। कोई जीनियस भी अगर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता तो वो सब कुछ गंवा सकता है, सच में। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है हाँ। किताब में वो रोनाल्ड रीड का जिक्र है। हाँ हाँ, चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे वो। उन्होंने कोई फैंसी निवेश नहीं किया, बस सालों तक धैर्य से छोटी छोटी बचत को ब्लू चिप स्टॉक्स मतलब बड़ी जानी मानी कंपनियों के शेयरों में लगाते रहे। लगाते रहे। और आखिर में $8 मिलियन, उससे भी ज्यादा की संपत्ति बना ली। सोचिए जरा, जबकि दूसरी तरफ एक वो बहुत सफल टेक एग्जीक्यूटिव था जिसके पास पैसा ही पैसा था। हाँ, बेतहाशा पैसा, लेकिन बर्ताव बच्चों जैसा। सोने के सिक्के समुद्र में फेंकना, अजीबोगरीब चीजों पर पैसे उड़ाना। और अंत क्या हुआ? दिवालिया। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि व्यवहार कितना मायने रखता है। तो चलिए इसी व्यवहार और सोच के खेल को समझने की कोशिश करते हैं। पहला बड़ा आइडिया जो किताब सामने रखती है वो ये है कि पैसे को लेकर कोई भी पागल नहीं है। सही कहा। मतलब हम जो भी फैसले लेते हैं ना, हाँ। वो हमारे अपने निजी अनुभवों का नतीजा होते हैं। अच्छा, जैसे सोचिए, किसी ने शेयर बाजार में अपना सब कुछ खोते देखा हो, अपने परिवार में या दोस्तों में। हाँ, देखा हो। तो उसके लिए शायद बैंक में पैसा रखना ही सबसे, क्या कहते हैं, सुरक्षित और समझदारी की बात लगे, भले ही उसमें रिटर्न कम क्यों ना हो। और जिसने कभी बेरोजगारी की मार झेली हो। बिल्कुल, उसके लिए कम वेतन वाली पर स्थिर नौकरी ज्यादा मायने रखेगी किसी ज्यादा कमाई वाले लेकिन अस्थिर काम से, तो बेहतरी लगेगी उसे। तो फिर किसी गरीब इंसान का लॉटरी टिकट खरीदना हमें शायद ये फिजूल खर्ची लगे। हाँ, बाहर से देखने पर लगता है। लेकिन उनके नजरिए से सोचें तो वो शायद एक छोटी सी कीमत में एक बड़ी उम्मीद खरीद रहे होते हैं, एक सपना। एक ऐसी उम्मीद जिसकी शायद अमीर लोगों को जरूरत ही ना हो। उनके अनुभव के दायरे में उनके लिए वो फैसला उस वक्त तर्कसंगत लग सकता है। और हमें यह भी समझना होगा कि ये रिटायरमेंट के लिए बचाना या कॉलेज के लिए फंड तैयार करना, ये सब तो नई चीजें हैं काफी हद तक। बहुत नहीं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जैसे अमेरिका में 401 के या रॉथ आयरा जैसे रिटायरमेंट खाते कितने पुराने हैं, ज्यादा नहीं। सही बात है। हम सब इन चीजों के साथ अभी एक तरह से प्रयोग ही कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो गलतियां होना तो स्वाभाविक है, इसमें कोई पागलपन नहीं है। इसी से जुड़ा एक और पहलू है, वो सामाजिक तुलना और कभी पर्याप्त नहीं वाली सोच। ओह, ये बहुत खतरनाक है। किताब चेताती है कि कई बेहद कामयाब लोग भी, जैसे रजत गुप्ता या बर्नी मैडोफ, हाँ, जिनके पास सब कुछ था, मतलब सच में सब कुछ, वो और ज्यादा पाने की चाहत में सब कुछ गंवा बैठे। वही, ये और ज्यादा की दौड़ है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा ही, हमेशा। तो इस खेल को जीतने का तरीका क्या है? एक ही तरीका, इसमें हिस्सा ही न लो। अच्छा। हाँ, ये समझना कि कब आपके पास पर्याप्त है, और ये पर्याप्त का मतलब कम होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है? ये पहचानना कि किस चीज के लिए और ज्यादा जोखिम लेना बेवकूफी होगी, किस चीज को दांव पर लगाना सही नहीं है। बिल्कुल। जैसे प्रतिष्ठा, आजादी, परिवार, दोस्त, खुशी, ये सब चीजें। हाँ, ये अनमोल है। इन्हें ज्यादा पैसे के लिए दांव पर लगाना बहुत महंगा पड़ सकता है, बहुत ज्यादा। तो शायद पहला सबक यही है कि अपने अनुभवों को समझें, दूसरों को जज न करें और पर्याप्त की अपनी परिभाषा तय करें। बिल्कुल सही। अब आते हैं उन बाहरी ताकतों पर जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, मतलब किस्मत और जोखिम। हाँ, लक एंड रिस्क। किताब साफ कहती है कि सफलता सिर्फ मेहनत और हुनर का नतीजा नहीं होती, किस्मत और जोखिम का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत बड़ा। बिल गेट्स का उदाहरण दिया है किताब में। हाँ। उन्हें 8वीं कक्षा में ही एक आधुनिक कंप्यूटर का एक्सेस मिला। सोचिए, उस जमाने में ये 10 लाख में एक अवसर था। किस्मत थी ये। और जोखिम? उनके एक दोस्त है कैंटी वांस, उतने ही होनहार, शायद ज्यादा। उनकी एक पर्वतारोहण दुर्घटना में मौत हो गई, ये जोखिम था। एक ही सिक्के के दो पहलू हमेशा साथ चलते हैं। इसीलिए सिर्फ सफलता देखकर किसी को हीरो बना देना या सिर्फ असफलता देखकर किसी को विलन मान लेना, ये सही नहीं है।
हो सकता है वैंडरबिल्ट जैसे लोग गेम तोड़कर भी सफल हो गए, और एनरॉन जैसी कंपनी, वो भी तो कुछ वैसे ही काम कर रही थी पर बर्बाद हो गई। रेखा बहुत महीन है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेहनत बेकार है या कोशिश करना छोड़ दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये है कि हमें नतीजों पर ध्यान तो देना है, पर साथ में ये भी देखना चाहिए कि क्या वो प्रक्रिया दोहराई जा सकती है, क्या वो टिकाऊ है। और उसमें किस्मत का कितना हाथ था? हाँ, किसी एक इंसान की कहानी, चाहे वो कितनी भी दिलचस्प क्यों ना हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो पैटर्न जो बार बार नजर आते हैं। जैसे धैर्य रखना, लगातार बचत करना, जोखिम को समझना और मैनेज करना। ये ऐसे पैटर्न हैं जो लंबे समय में ज्यादा मायने रखते हैं, किस्मत के उतार चढ़ाव के बावजूद। और यहीं पर किताब वो टेल्स यू विन वाला आइडिया लाती है। हाँ, टेल्स यू विन मतलब कि ज्यादातर नतीजे कुछ गिनी चुनी बड़ी घटनाओं से तय होते हैं, चरम घटनाओं से। अच्छा। जैसे वेंचर कैपिटल में होता है ना, जहां नई कंपनियों में पैसा लगाते हैं ना, हाँ। वहां ज्यादातर निवेश डूब जाते हैं, मतलब बिल्कुल जीरो। लेकिन कुछ गिने चुने निवेश, बस थोड़े से, वो इतना बड़ा मुनाफा देते हैं कि सारे नुकसान की भरपाई करके भी बहुत कुछ बच जाता है। आर्ट डीलर हेंस बर्गरूएन का भी उदाहरण है। हाँ, उन्होंने हजारों पेंटिंग्स खरीदी, हजारों, लेकिन पिकासो और क्ली जैसे बस कुछ कलाकारों की कृतियों ने ही उन्हें अमीर बनाया। और शेयर बाजार में भी वही कहानी, मुट्ठी भर कंपनियां ही इंडेक्स के ज्यादातर रिटर्न के लिए जिम्मेदार होती हैं। रसल 3000 इंडेक्स का डेटा है किताब में, सिर्फ 7% कंपनियों ने लगभग सारा रिटर्न दिया। तो मतलब बहुत सारी चीजों का असफल होना सामान्य है, नॉर्मल है। बिल्कुल, एकदम नॉर्मल। अमेज़न का फायर फोन याद है? हाँ, बुरी तरह पिटा था। बुरी तरह, लेकिन उनकी क्लाउड सर्विस AWS, अमेजिंग वेब सर्विसेज, वो इतनी ज्यादा सफल हुई कि उसने सब बराबर कर दिया, बल्कि कहीं ज्यादा कमा के दिया। तो जरूरी है कि हम असफलताओं से घबराएं नहीं। हाँ, बशर्ते हमारी कुछ सफलताएं इतनी बड़ी हों कि वो मायने रखें। और ये हमें अगले महत्वपूर्ण विचार पर लाता है, लंबे समय तक टिके रहना, खेल में बने रहना। यानी अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। किताब कहती है अमीर बनने के कई रास्ते हो सकते हैं, शायद जोखिम भरे भी। हाँ, कई तरीके हैं। लेकिन अमीर बने रहने का तरीका ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा सीधा है पर मुश्किल। बिल्कुल, अमीर बनने के लिए शायद आपको जोखिम उठाना पड़े, आशावादी होना पड़े, बड़े दांव लगाने पड़े। लेकिन अमीर बने रहने के लिए उसके लिए थोड़ी विनम्रता चाहिए। विनम्रता? हाँ, और थोड़ा डर भी, पैरानोया जिसे कहते हैं। डर इस बात का कि जो कमाया है वो उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। इसमें बचत करना शामिल है, और ये स्वीकार करना कि आपकी सफलता में किस्मत का भी हाथ था, इसलिए आप हमेशा उतने ही भाग्यशाली नहीं रहेंगे। तैयारी रखनी पड़ती है। यहाँ जेसी लिवरमोर का उदाहरण याद आता है। 1929 के बाजार क्रैश में भविष्यवाणी करके अरबपति बने वो। हाँ, जीनियस माना जाता था उन्हें। लेकिन बाद में बने बड़े दांव लगाकर सब गवा दिया, बिल्कुल जीरो। जबकि वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसे निवेशक वो टिके रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा बुरे वक्त के लिए तैयारी रखी। उनके एक साथी थे, रिक ग्वेरन। हाँ, रिक ग्वेरन 1973-74 की गिरावट में उन्होंने लीवरेज लिया था, मतलब उधार लेकर पैसा लगाया था। हाँ। और सब गंवा दिया। बफेट और मंगर बच गए। तो कुंजी है सर्वाइवल, टिके रहना। बिल्कुल, टिके रहना। और टिके रहने के लिए जरूरी है रूम फॉर एरर रखना, मतलब गलती की गुंजाइश। ये क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, रक्षात्मक रणनीति नहीं है, ये आपको खेल में बनाए रखती है ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। किताब कहती ये बिल्कुल सहज नहीं है, समझना मुश्किल है। हाँ, दिमाग घूम जाता है। पर धन बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका यही है। बिल्कुल, वॉरेन बफेट को देखिए, उनकी ज्यादातर दौलत, लगभग सारी कह लीजिए, उनके 60वें जन्मदिन के बाद बनी है। 60 के बाद? हाँ, उनका हुनर निवेश करना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका असली राज है समय, टाइम। अगर वो 30 साल की उम्र में शुरू करके 60 में रिटायर हो जाते तो शायद दुनिया उन्हें जानती भी नहीं, कोई नहीं पूछता। कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए लंबा, बहुत लंबा समय चाहिए। और अच्छा निवेश वो नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे। नहीं, अच्छा निवेश वो है जो ठीक ठाक रिटर्न दे, पर इतने लंबे समय तक देता रहे कि आप उसे निभा सको, छोड़ो मत बीच में। वही कंपाउंडिंग अपना जादू चलाती है। और लंबे समय तक निभाने के लिए ही वो गलती की गुंजाइश जरूरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बिल गेट्स का उदाहरण देखिए, वो हमेशा इतना कैश रखते थे कि कंपनी 1 साल तक बिना एक पैसा कमाए चल सके। 1 साल तक? हाँ, बफेट भी, वो हमेशा भारी मात्रा में कैश रखते हैं। ये ना सिर्फ आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है,
पैनिक सेलिंग से बचाता है। हाँ, घबराहट में बेचने से। सब बल्कि ये मानसिक शांति भी देता है ताकि आप सुकून से सो सकें और घबराहट में गलत फैसले ना लें। भविष्य के रिटर्न का अनुमान लगाते समय भी थोड़ी कम उम्मीद रखना, ये भी एक तरह की गुंजाइश है। बिल्कुल। लेखक कहता है वो ऐतिहासिक औसत से 1/3 कम मानकर चलता है। क्यों? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, ये एक बफर है। और ये आपको अज्ञात जोखिमों से भी बचाता है, मतलब वो चीजें जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, वो अननोन अननोन्स, जैसे स्टालिनग्राड में टैंकों को चूहों ने बेकार कर दिया था, किसने सोचा होगा? तो ऐसी चीजों के लिए तैयारी रखना, विफलता के एकल बिंदुओं से बचना, जैसे सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहना। हाँ, या सारा पैसा एक ही जगह लगा देना। इसीलिए बिना किसी खास कारण के बचत करना इतना जरूरी है, वो आपका बफर बनता है। ये सब रणनीतियां तो ठीक है, लेकिन इन सब का असली मकसद क्या है? हाँ। पैसा क्यों चाहिए? हाँ। किताब कहती है पैसे का सबसे बड़ा फायदा है आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, अपने समय पर नियंत्रण। हाँ, सुबह उठकर ये कह पाना, मैं आज वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक एंगस कैम्बल का शोध है। उन्होंने पाया कि जीवन पर नियंत्रण की भावना ये खुशी का सबसे बड़ा पैमाना है। आपकी सैलरी से ज्यादा, आपके घर के आकार से ज्यादा, आपकी नौकरी के रुतबे से भी ज्यादा। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? सोचिए, थोड़ी सी बचत का मतलब है कि अगर आप बीमार पड़ जाएं तो बिना पैसे की चिंता किए कुछ दिन आराम कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। थोड़ी और बचत का मतलब है कि अगर नौकरी चली जाए तो आप हड़बड़ी में कोई भी नौकरी पकड़ने के बजाय थोड़ा रुक कर अपनी पसंद की नौकरी ढूंढने का इंतजार कर सकते हैं। ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। डेरेक सीवर्स की कहानी भी यही कहती है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्हें असली आजादी तब महसूस हुई जब उन्होंने सिर्फ $12,000 बचाकर नौकरी छोड़ दी, ना कि तब जब उन्होंने बाद में अपनी कंपनी करोड़ों डॉलर में बेची। वो $12,000 ज्यादा कीमती थे। और ये आजादी अक्सर उस चीज से आती है जिसे किताब कहती है, धन वो है जो आप नहीं देखते। Wealth is what you don't see. हाँ, हम महंगी कार देखते हैं, बड़े घर देखते हैं और सोचते हैं कि मालिक बहुत अमीर है। हाँ, यही लगता है। लेकिन असली धन वो संपत्ति है जो खर्च नहीं की गई। मतलब वो महंगी कार जो खरीदी नहीं गई, वो हीरे जो लिए नहीं गए। हाँ, धन वो वित्तीय संपत्ति है जिसे अभी तक दिखावे की चीजों में बदला नहीं गया है। अमीर होना आपकी आमदनी दिखा सकता है जो शायद ज्यादा हो, दिखती हो, लेकिन धनवान होना आपकी बचत दिखाता है जो छिपी होती है। ये फर्क महत्वपूर्ण है। बहुत। गायक रिहाना का उदाहरण है किताब में। वो इतना ज्यादा खर्च कर रही थी कि लगभग दिवालिया होने वाली थी। सच में? हाँ, उनके सलाहकार ने उनसे कहा, मजाक में ही सही, क्या ये बताना जरूरी था कि अगर आप चीजों पर पैसा खर्च करेंगे तो आपके पास चीजें होंगी, पैसा नहीं। सीधी बात। बिल्कुल। हम अक्सर अमीर रोल मॉडल देखते हैं, पर धनवान रोल मॉडल ढूंढना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनकी सफलता छिपी होती है, वो दिखती नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? कैसे बने धनवान? किताब जोर देती है पैसा बचाने पर, सेव मनी। हाँ, और बचत इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी आय आपके निवेश के रिटर्न से कहीं ज्यादा आपके नियंत्रण में है। अच्छा, कैसे? आप कितना कमाएंगे या बाजार कैसा प्रदर्शन करेगा, ये पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप कितना बचाएंगे, ये काफी हद तक आप तय कर सकते हैं। ये आपके वित्तीय समीकरण का वो हिस्सा है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और कम पैसों में खुश रहना सीखना, ये भी आय बढ़ाने जैसा है। बिल्कुल, बल्कि उससे ज्यादा आसान है और आपके नियंत्रण में है। अगर आप कम खर्च में खुश रह सकते हैं तो आपकी बचत दर अपने आप बढ़ जाती है और वो बचत ज्यादा प्रभावी होती है। किताब कहती है बचत आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का अंतर है। क्या बात है। हाँ, मतलब अगर आप अपना अहंकार कम कर लें, थोड़ी विनम्रता ले आएं, तो बचत करना आसान हो जाता है। और बचत का कोई खास कारण होना भी जरूरी नहीं है, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। बिना लक्ष्य के बचत करना यह आपको भविष्य में विकल्प देता है, लचीलापन देता है, अपने समय पर नियंत्रण देता है। ये धन पर एक अदृश्य रिटर्न है, दिखता नहीं पर होता है। और ये लचीलापन आपको व्यवहारिक निर्णय लेने में मदद करता है। किताब एक और दिलचस्प बात कहती है, पूरी तरह तर्क संगत होने से बेहतर है उचित होना। रीजनेबल ओवर रैशनल। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब ये कि हम इंसान हैं, स्प्रेडशीट नहीं, रोबोट नहीं है। हमें ऐसे वित्तीय निर्णय लेने चाहिए जो हमारे लिए व्यवहारिक हों, हमारी भावनाओं, हमारे डर, हमारी आशाओं को ध्यान में रखें, जिन्हें हम लंबे समय तक निभा सकें। भले ही वो गणितीय रूप से सबसे सही या ऑप्टिमल ना हो। हाँ, जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता हैरी मार्कोविट्स,
उन्होंने अपना पैसा कैसे निवेश किया पता है? कैसे? नहीं कि ये सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, बल्कि इसलिए कि वो भविष्य के पछतावे को कम करना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर बाजार गिरा तो उन्हें ज्यादा नुकसान होगा और अगर बहुत बड़ा तो वो चूक जाएंगे। तो बीच का रास्ता चुना। ये उनके लिए उचित था। रैशनल शायद नहीं, पर रीजनेबल था। तो अगर कोई अपने निवेश से, मान लीजिए किसी खास कंपनी के शेयर से भावनात्मक रूप से जुड़ा है, हाँ, और इस वजह से मुश्किल समय में उसे बेचता नहीं है, टिका रहता है, तो ये तर्कसंगत न होते हुए भी उचित हो सकता है। शायद। हाँ, अगर ये उसे लंबी अवधि तक टिके रहने में मदद करता है तो ये ठीक है, बजाय इसके कि वो तर्कसंगत होकर इंडेक्स फंड में पैसा लगाए और पहली गिरावट में ही घबरा कर बेच दें। समझ में आया। इसी तरह हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम भविष्य में बदलेंगे। हमारी जरूरतें, हमारी इच्छाएं बदलेंगी। जिसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। ये सोचना कि हम भविष्य में उतने नहीं बदलेंगे जितने हम अतीत में बदले हैं। हाँ, वही। हम सब सोचते हैं कि अब हम वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं, पर ऐसा होता नहीं। हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। इसीलिए शायद बहुत ज्यादा चरम वित्तीय योजनाएं काम नहीं करती, जैसे कसम खा लेना कि बिल्कुल कम पैसे में जिएंगे या सारी जवानी सिर्फ पैसा कमाने में लगा देंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब आप बदलते हैं और बदलेंगे जरूर, तो आपको उन पुरानी योजनाओं पर पछतावा हो सकता है। संतुलन जरूरी है जीवन के हर पड़ाव पर। मध्यम बचत, थोड़ा खाली समय, परिवार के साथ वक्त, ये सब आपको लंबी रेस में बनाए रखने में मदद करते हैं, सहन शक्ति देते हैं। और जब लक्ष्य बदलें तो पुरानी योजनाओं या निवेशों को छोड़ने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। वो डूबी हुई लागत या संक कॉस्ट वाली बात बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। डैनियल कानमैन, एक और नोबेल विजेता, कहते थे, मेरी कोई डूबी हुई लागत नहीं है। मतलब जो गया सो गया, अब आगे देखो। पुरानी योजनाओं को छोड़ने से आप जल्दी से कंपाउंडिंग पर वापस आ सकते हैं, नई दिशा में। अंत में किताब हमें याद दिलाती है कि कुछ भी मुफ्त नहीं है। नथिंग्स फ्री। हर चीज की कीमत होती है। हाँ, और पैसे के साथ सफलता की कीमत अक्सर छिपी होती है। वो कीमत है अस्थिरता, डर, संदेह, अनिश्चितता, पछतावा। ये कीमत हमें तब तक नजर नहीं आती जब तक हम इसे चुका नहीं रहे होते हैं ना। बिल्कुल। बाजार में रिटर्न मुफ्त नहीं आते। S&P 500 या डाउ जोन्स के जो शानदार दिखने वाले चार्ट्स होते हैं ना, उनमें झांक कर देखो तो पता चलता है कि लंबी अवधि के लाभ के साथ साथ भारी गिरावटें भी आई हैं। वो गिरावटें ही कीमत हैं। और इस कीमत से बचने की कोशिश करना, जैसे बाजार को टाइम करने की कोशिश करना, वो अक्सर और महंगा पड़ता है। ज्यादातर लोग गलत टाइम पर घुसते और निकलते हैं। तो क्या करें? बाजार की अस्थिरता को जुर्माने की तरह देखने के बजाय शुल्क की तरह देखना चाहिए। शुल्क, जैसे किसी पार्क में जाने का टिकट। हाँ, शुल्क वो कीमत है जो आप कुछ अच्छा पाने के लिए खुशी खुशी चुकाते हैं, जैसे अच्छे रिटर्न पाने के लिए अस्थिरता का शुल्क। जुर्माना वो सजा है जिससे आपको बचना चाहिए। अगर आप इसे शुल्क मानेंगे तो टिके रहना आसान हो जाएगा। ये नजरिया बदलने वाली बात है। जुर्माना नहीं, शुल्क। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, अगर हमें कुछ मुख्य सिद्धांत याद रखने हो अपने जीवन में उतारने के लिए? कई सारी बातें हैं, पर कुछ मुख्य। सबसे पहले विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ये मानना कि हमें सब कुछ नहीं पता और किस्मत की भूमिका होती है। कम अहंकार, अधिक धन। सही। दूसरा, बचत करें। बिना किसी खास वजह के भी बचत करें, क्योंकि ये आपको लचीलापन और विकल्प देती है भविष्य के लिए। तीसरा, कंपाउंडिंग को काम करने दें। इसका मतलब है लंबे समय तक निवेशित रहें। और इसके लिए गलती की गुंजाइश रखें, रूम फॉर एरर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ताकि आप टिके रहें बुरे वक्त में भी। सर्वाइवल। अपने समय पर नियंत्रण, उसे पैसे का असली मकसद समझें। हाँ, आजादी, वो सबसे जरूरी है। दिखावे से बचें, क्योंकि असली धन वो है जो दिखता नहीं। अमीर दिखने की कोशिश ना करें, धनवान बने। तर्क संगत से ज्यादा उचित बने, रीजनेबल ओवर रैशनल। बिल्कुल। और समझें कि आप बदलेंगे, इसलिए संतुलन बनाए रखें। चरम निर्णयों से बचें, जोखिम लेने और बर्बादी से बचने के डर के बीच संतुलन रखें। और अपना खेल परिभाषित करें, ये ना देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। दूसरों के खेल से अपने फैसले ना लें। और अंत में, गड़बड़ी का सम्मान करें। दुनिया अनिश्चित है, सरप्राइज होंगे, तैयार रहें। और शायद सबसे जरूरी बात, जैसा आपने पहले भी कहा था, ये जानना कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। हाँ, वो लक्ष्य रेखा जिसे आगे बढ़ने से रोकना है। क्योंकि अंत में देखिए, व्यक्तिगत वित्त व्यक्तिगत होता है,
पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल। कोई एक नुस्खा, कोई एक फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं करता। सही बात है। जो आपके लिए काम करता है, आपके परिवार के लिए काम करता है, आपके लक्ष्यों के लिए, आपके रिस्क लेने की क्षमता के लिए सही है, वही आपकी सही रणनीति है। लेखक ने भी अपनी रणनीति बताई है, पर वो कहते हैं ये उनके लिए है, शायद आपके लिए ना हो। ये वाकई सोचने वाली बातें हैं। मतलब पैसे के साथ हमारा रिश्ता कितना जटिल है और कितना मानवीय, गणित से कहीं ज्यादा। बिल्कुल। तो ये सोचने लायक है कि पैसे के साथ हमारा अपना रिश्ता कैसा है। हमारे निर्णय किन अनुभवों और विश्वासों से प्रेरित होते हैं। क्या हम सच में अपने लिए सोच रहे हैं या दूसरों की देखा देखी कर रहे हैं। और जैसा कि किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे लिए पर्याप्त का मतलब क्या है? कहाँ है वो लक्ष्य रेखा? इस सवाल पर विचार जरूर करें। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।